वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक ड्रामा टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है किरणता कोणम, जिसमें योगी बाबू लीडिंग रोल पर है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही तमिलनाडु के एक बहुत ही छोटे से गाँव को दिखाया जाता है। फिलहाल इस गाँव में एक बहुत ही बूढ़ा बंदा सारे गांव की सफाई करते हुए आसमान की तरफ देखते हुए अपने भगवान से प्रार्थना करते रहता है। हे भगवान, मेरे मरने से पहले इस गांव में बारिश बरसा दे। दिन भर ये बूढ़ा बंदा यही काम करते रहता है। काफी सालों से इस गांव में बारिश ही नहीं हुई होती, जिस वजह से इस गांव के लोग बहुत मुश्किलों का सामना करते रहते हैं। कुछ दिनों के बाद इस गांव में एक फेस्टिवल चलने वाला होता है। गांव वाले यही डिसाइड करने लगते हैं कि अगर हम लोग हमारे कुलदेव की पूजा करेंगे तो शायद बारिश हो सकती है। इस तरह से सारे गांव वाले जमा होकर अपने गांव के छोटी सी मंदिर के पास जाते हैं। उसी मंदिर के थोड़ी ही दूरी पर मणिवासन नाम का एक बंदा आराम करते रहता है, वही योगी बाबू, जो एक पंडित का काम भी करता है। तो गांव का एक बंदा मणिवासा के पास आकर कहने लगता है कि सारे गांव वाले तुम्हारी पूजा का इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ तुम। मणिवासा मन ही मन यही कहने लगता है कि इतने सालों से तुम लोग पूजा पाठ करवा रहे हो, लेकिन इस गांव में अभी तक बारिश नहीं हुई, आज पूजा करवाने से क्या हो जाएगा। इस तरह से बकबक करते हुए ही मणिवासा उस मंदिर के पास जाकर कुछ पूजा वगैरह करके लोगों को दिलासा दिलाने लगता है कि जल्दी हमारे गांव में बारिश होगी। खैर इस गांव में गांव की औरतें ही पानी लाने का काम करती है। तो गांव की सारी औरतें एक दिन इकट्ठा होकर बहुत ही दूर जाकर पानी लाती रहती है। गांव वाले इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए डिसाइड कर लेते हैं कि ये लोग कलेक्टर के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। इस तरह से दूसरे दिन सारे गांव वाले इकट्ठा होकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाते हैं कि कलेक्टर साहब, हमारे गांव में पानी की बहुत ही कमी है और इसी तरह से हमारे गांव में काफी सालों से बारिश ही नहीं हुई, आप ही हमारे गाँव की पानी की समस्या दूर कर सकते हो। कलेक्टर भी इन गाँव वालों को दिलासा दिलाने लगता है कि आप लोग फिक्र मत करिए, एक हफ्ते के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन काफी दिन गुजरने के बावजूद भी गवर्नमेंट इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं निकालती। गांव वाले आजोल की तरह बहुत ही मुश्किल से बहुत ही दूर से पानी को लाते रहते हैं। इसी दरमियान में मणिवासन अपने बगल वाले गांव की एक लड़की से बहुत प्यार करते रहता है। वो लड़की भी इसको बहुत लाइक करती रहती है। शादी की बात करने के लिए मणिवासन और कुछ गाँव वाले उस लड़की के घर पर जाते हैं। वो लड़की का फादर इन लोगों को देखकर कहने लगता है कि मैं मणिवासन को अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत ही अच्छा लड़का है और उसी तरह से पुजारी भी, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे गांव में नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे गांव में पानी की बहुत समस्या है। मेरी बेटी की शादी होने के बाद आम औरतों की तरह भी मेरी बेटी भी बहुत ही दूर जाकर पानी को लाना पड़ेगा, तो इसी प्रोसेस में मेरी बेटी की आधी उम्र गुजर जाएगी। तुम्हारे गांव की समस्या पूरी करके आप मेरे घर पर आ सकते हो, तो मैं बेझिझक अपनी बेटी की शादी मणिवासन से करवा सकता हूँ। उसी रात गाँव के बड़े बड़े लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर इसी पानी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। एक औरत कहने लगती है कि पहले हमको ये बात फाइंड आउट करनी होगी कि हमारे गांव में किस जगह पर पानी है। अगर पानी मिलेगा तो हम बोरवेल डाल सकते हैं। सो दूसरे दिन गांव वाले एक बहुत ही बूढ़े आदमी को अपने गांव पर बुलाकर इनके गांव में चेकिंग करवाने लगते हैं कि इनके गांव में किस जगह पर पानी हो सकता है। वो बूढ़ा बंदा अपने हाथ में एक छड़ी लेकर इनके सारे गांव को घूमता रहता है, मतलब चेकिंग करते रहता है कि किस जगह पर पानी हो सकता है। मतलब जब इस बूढ़े आदमी के हाथ में जो छड़ी होती है, अगर वो घूम गई तो जमीन के अंदर पानी हो सकता है, लेकिन वो छड़ी घूमती ही नहीं। यहाँ पर एक और फनी बात यह है कि वो बूढ़ा बंदा काफी सारी छड़ी को फेंकते रहता है। मतलब गांव वालों से कहने लगता है कि ये छड़ी ठीक नहीं है, दूसरी छड़ी लाकर दो। जब दूसरी छड़ी लाकर देते हैं तो वो दोबारा चेकिंग करते रहता है। इस तरह से काफी सारी बार होने लगता है। फाइनली शाम होने के बाद वो बूढ़ा बंदा एक प्लेस को फाइंड आउट करने लगता है कि यहाँ पर पानी हो सकता है, यहाँ पर खुदाई करो। गाँव वाले तो बहुत खुश होने लगते हैं कि हमारे गाँव के अच्छे दिन आ गए, लेकिन वो प्लेस मणिवासन की होती है। सो गांव वाले मणिवासन के पास आकर यही बात कहने लगते हैं कि सारे गांव में तुम्हारे घर के सामने ही पानी हो सकता है, अगर हम वहां पर बोरवेल डालेंगे तो सारे गांव को पानी मिल सकता है। मणिवासन कहने लगता है कि वो प्लेस मेरी नहीं है, मेरी दादाजी की है, आप उनसे ही जाकर परमिशन मांग लो। मणिवासन के दादाजी एक फ्रीडम फाइटर थे, तो गांव वाले मणिवासन के दादाजी के पास आकर यही बात रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आपके घर के सामने पानी होने के चांसेस है, अगर यहाँ पर बोरवेल पड़ेगी तो हमारे गांव की मुश्किल पूरी हो जाएगी। यह सुनने के बाद मणिवासन का दादा अपने घर के सामने खुदाई करने से टोटली मना करने लगता है। उसी तरह से एक और दूसरी परमिशन देने लगता है कि इसके घर की थोड़ी दूरी पर जाकर खुदाई करो। गाँव वाले यही बात मणिवासन को बताने पर
मणिवासन भी यही कहने लगता है कि जैसा मेरे दादाजी ने कहा आप लोग वैसा ही करो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सो दूसरे दिन सारे गाँव वाले उसी तरह से उस जगह पर इकट्ठा होकर मणिवासन के जरिए से छोटी सी पूजा करवाने लगते हैं। अब मणिवासन भी यही चाहता होता है ना कि अगर इनके गाँव में पानी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। बाद में मणिवासन थोड़ी बहुत पूजा वगैरह करने के बाद जेसीबी को बुलाकर उस जगह पर खुदाई करना स्टार्ट करते हैं। इसी दरमियान में मणिवासन और कुछ लोग दोबारा उस लड़की के घर पर जाते हैं शादी की बात करने के लिए। लड़की का फादर मणिवासन से कहने लगता है कि आप लोग यहाँ पर आने से पहले मुझे पता लग गया कि आपके गांव में चल क्या रहा है। ऐसे ही बात में फैल गई कि आपके गांव में कुआं पड़ने वाला है। ये बात सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। अब मुझे इस शादी से कोई हर्ज नहीं। तो ये बात सुनने के बाद मणिवासन और उसकी जीएफ बहुत खुश होने लगते हैं। उसी शाम को मणिवासन के गांव वाले उस लड़की के घर पर जाकर मणिवासन और उसकी जीएफ की एंगेजमेंट करवा देते हैं। जब कुएं में पानी निकलेगा तब शादी करवा देंगे। खैर दूसरे दिन से गांव वाले एकजुट होकर वहां पर खुदाई करने लगते हैं। इसी खुदाई के दौरान इनको एक आवाज सुनाई देती है। ये सोचने लगते हैं कि खुदाई करते समय इस पत्थर की आवाज कैसे आई और हमारे गाँव में पत्थर कैसे। इस तरह से उस मिट्टी को हटाकर देखने पर गाँव वाले के होश उड़ जाते हैं। उस गड्ढे में की चीज देखकर सारे गाँव वाले भूत भूत कहकर उस गड्ढे से बाहर निकल भागने लगते हैं। इन गाँव वालों को देखकर बाकी गाँव वाले भी उस गड्ढे के पास आकर ये लोग भी शौक में रह जाते हैं, क्योंकि उस गड्ढे के अंदर विलुप्त हुए डायनासोर की हड्डियां होती है। अब मणिवासन भी उस गड्ढे के पास आकर इन हड्डियों को देखकर गाँव वाले से कहने लगता है, अरे ये क्या मुसीबत आ गई, हमने पानी के लिए खुदाई की, ये हड्डियां कैसे आई। और डायनासोर की हड्डियों को देखकर एक पियकड़ बंदा दूसरे गांव पर जाकर इस चीज को फैला देता है। उसके बाद क्या था, थोड़ी देर बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और उसी तरह से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले इस गांव पर पहुंच जाते हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले इस गड्ढे को अपने कब्जे में ले लेते हैं, मतलब किसी भी गांव वाले को करीब आने नहीं देते। अब ऑफ कोर्स एक छोटे से गांव में डायनासोर की हड्डियां पाना ये कोई मामूली बात नहीं। सो डिपार्टमेंट वाले इस गाँव को ही कंट्रोल में लेकर यहाँ पर अपनी रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। इन सारे लोगों को देखकर गाँव वाले एक दूसरे में यही डिस्कस करने लगते हैं कि हमने तो यहाँ पर पानी के लिए खुदाई किया, ये डायनासोर की हड्डियां कैसे आई, और ये लोग हमारी एक भी नहीं सुन रहे और ना ही हमको उस गड्ढे के पास जाने दे रहे। गांव का सरपंच भी उन लोगों से बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी भी सुनते नहीं। खैर दूसरे दिन उसी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाला राघवन जब वहाँ पर काम कर रहा होता है तो राघवन को देखकर मणिवासन का दादा उसको अपने पास बुलाकर ये बात कहने लगता है कि हमारे गाँव में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने यहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट किया, तभी इस डायनासोर की हड्डियाँ हमको नजर आई। आप लोग तो हमारे गांव पर आकर इस सारे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। काफी सालों से कलेक्टर ने हमारे गांव तक आया नहीं था। इन हड्डियों को देखने के लिए कलेक्टर खुद हमारे गाँव पर आया, लेकिन हमारे गाँव की किसी की फिक्र ही नहीं। पहले आप लोग हमारी पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप अपना काम करिए। वो राघवन कहने लगता है कि फिलहाल आपकी गांव की प्रॉब्लम यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये हड्डियाँ। जब इन हड्डियों के बारे में सारे दुनिया को पता चलेगा तो हमारा देश का नाम रोशन होगा। खैर उसी रात मणिवासन और कुछ लोग उस आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों के पास जाकर यही बात कहने लगते हैं कि सर आप लोग आपकी हड्डियाँ लेकर यहाँ से जाइए, हमें यहाँ पर खुदाई करनी है पानी के लिए। लेकिन वो लोग गांव वालों की एक भी नहीं सुनते। राघवन के साथ साथ एक और लेडी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाली भी होती है। कहने लगते हैं कि हम लोग ये हड्डियाँ यहाँ से नहीं ले जा सकते, रिसर्च यहीं पर होगी। एट द सेम टाइम गाँव का सरपंच भी गांव वालों की हक में लड़ाई करने के बजाय आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों को ही सपोर्ट करते रहता है। उनसे थोड़ी बहुत रिश्वत वगैरह लेकर सारे गांव वाले इस सरपंच को ही डांटते रहते हैं। अब इसी गांव में जो बूढ़ा बंदा होता है ना, उसको तो इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है। वह हर रोज की तरह सारे गांव में साफ सफाई करते हुए अपने भगवान से प्रार्थना करते रहता है कि भगवान मेरे मरने से पहले इस गांव में बारिश बरसा दे। इस तरफ येडी वाले उस गड्ढे को और थोड़ा वाइट करने लगते हैं, मतलब इनको अंदाजा लगने लगता है कि ये हड्डियां काफी दूर तक फैली हुई हो सकती है। इस तरह से उस गड्ढे को और थोड़ा वाइट करने लगते हैं। इसी प्रोसेस में मणिवासन का जो घर होता है ना, वो घर कोलैप्स हो जाता है और उस घर में ऑलरेडी मणिवासन का दादा होता है। टूटे हुए घर के नीचे इसका दादा दबके रह जाता है। ये देखकर गांव वाले फटाफट से मणिवासन के घर के पास जाकर इसके दादाजी को बहुत ही मुश्किल से बाहर लाते हैं। अनलकीली इसका दादा मर चुका होता है। ये देखकर मणिवासन बहुत फूट फूट के रोने लगता है, अफसोस करने लगता है, क्योंकि मणिवासन अपने दादा से बहुत प्यार करते रहता है। फाइनली रात होने के बाद गांव का एक बंदा मणिवासन से कहने लगता है कि जो हुआ सो हुआ मणिवासन, तुम्हारे दादाजी को घर के पीछे ही उनका अंतिम संस्कार कर दो। मणिवासन कहने लगता है कि मेरे दादाजी कोई आम आदमी नहीं थे, वो फ्रीडम फाइटर थे,
देश के लिए लड़ा उन्होंने, तो ऐसे महान इंसान को घर के पीछे अंतिम संस्कार नहीं, ये अपमान की बात होगी। घर के सामने ही उनका अंतिम संस्कार होगा। गाँव वालों से कहने लगता है कि इन्हीं एडी लोगों की वजह से मेरा घर कोलैप्स हो गया, मेरे दादाजी मर गए, ऐसा गड्ढा हमें नहीं चाहिए। इस तरह से उस गड्ढे में दोबारा मिट्टी डालने लगता है। बाकी गांव वाले भी मणिवासन की बातों से सहमत होते हैं। ये देखकर एडी वाली वो मैडम कलेक्टर को कॉल करके यहाँ पर जो हुआ वो सारी बात बताने लगती है, और अब गांव वाले हमको हमारा काम नहीं करने दे रहे। तो वो कलेक्टर कुछ पुलिस वालों को उस गांव के पास भेजने लगता है। काफी सारे पुलिस वाले यहाँ पर आकर उस गड्ढे की प्रोटेक्शन करते हुए मणिवासन के दादा की लाश को गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर ले जाने लगते हैं, बाकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए। फॉर्मेलिटीज खत्म करने के बाद पुलिस वाले मणिवासन के दादा की लाश को गांव वालों के हवाले कर देते हैं। ये गांव वाले लाश को अपने गांव के कब्रिस्तान पर ले जाकर अंतिम संस्कार करने लगते हैं। लेकिन मणिवासन के दादाजी को ऐसा करना मणिवासन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो बस दूर से देखता रहता है। अब जो वो बूढ़ा बंदा होता है ना, वो भी दूर से उस चीज को देखते रहता है। दोबारा प्रार्थना करने लगता है कि मेरे मरने से पहले इस गांव में बारिश बरसा दो। उसी रात मणिवासन किसी जगह पर दुखी बैठा होता है, तो वो एडी वाला बंदा राघवन मणिवासन के पास आकर इसको दिलासा दिलाने लगता है। कहने लगता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, आपकी प्रॉब्लम का मेरे पास एक छोटा सा सोल्यूशन है। कुछ दिनों के बाद मिनिस्टर साहब उस डायनासोर की हड्डियों को देखने के लिए आपके गांव पर आने वाले हैं, तो आप गांव वाले उस मिनिस्टर से मुलाकात करके अपनी प्रॉब्लम बताइए। मिनिस्टर ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और हाँ, मैंने आपको ये आइडिया दिया, किसी को मत बताना। खैर दूसरे दिन वो राघवन और उसकी बॉस किसी लाइब्रेरी पर जाकर इस गाँव का मैप हासिल करने लगती है। तो इस गाँव के मैप को देखकर इसको कुछ अंदाजा होने लगता है। बाद में राघवन और उसकी बॉस गांव के सरपंच के पास जाकर इस गांव का मैप दिखाते हुए कहने लगते हैं कि हमें लगता है कि डायनासोर की हड्डियां इस सारे गांव में फैले हुए हैं। आप सारे गांव वालों को यहाँ से खाली करवा कर ये गांव हमें दे दीजिए रिसर्च के लिए। सरपंच कहने लगता है, अरे मैडम, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारे गाँव में पानी की समस्या है, इसीलिए गाँव वालों ने खुदाई करना स्टार्ट किया। अब वहाँ पर हड्डियां नजर आई, आपने उस काम को रुकवा दिया और आप सारे गाँव को ही खाली करने के लिए बोल रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आपको गाँव को खाली करना होगा तो गांव वालों को उनकी जमीन की पैसे देने पड़ेंगे। फिलहाल सेंट 5 लाख रुपए चल रहा है। वो मैडम कहने लगती है कि आप फिक्र मत करिए, मैं मिनिस्टर साहब से बात करके सारे गांव वालों को मुआवजा दिलवाऊंगी। जितनी गांव वालों की जमीन होगी उतना पैसा मिलेगा उनको। तो उसी रात गांव का सरपंच गांव वालों को इकट्ठा करके कहने लगता है कि हमारे गांव में तो काफी सालों से पानी की समस्या है और इसी तरह से बारिश भी नहीं हुई। चलो हम लोग एक काम करते हैं, इस गाँव को खाली करके दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। आप लोग फिक्र मत करिए, मैं सरकार से बात करके सेंट के हिसाब से आपको 10,000 रुपए दिलवाऊंगा। एक्चुअली इस सरपंच का यही प्लान होता है कि सरकार के तरफ से इन गांव वालों को 10,000 रुपए दिलवाकर बाकी पैसे ये हड़प लेगा। तो सरपंच की बातें सुनने के बाद सारे गाँव वाले बहुत गुस्सा करने लगते हैं कि हम लोग यहाँ पर इन सारे लोगों को भगाने की कोशिश में है और तुम उनके ही साथ मिलकर हमें भगाने की प्लानिंग कर रहे हो। ये हमारा गांव है, हमारे बाप दादाओं का गांव, यहीं पर हम पैदा हुए और यहीं पर मर जाएंगे। इस तरह से सरपंच के साथ बहुत झगड़ा करने पर सरपंच डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। थोड़ी देर के बाद मणिवासन यहाँ पर आने के बाद गांव वाले मणिवासन को जो हुआ वो बताने लगते हैं। मणिवासन कहने लगता है कि मेरे दादाजी ने उस जमीन को गांव की भलाई के लिए दे दिया था, अब सरकार हम लोगों को यहाँ से भगाना चाहती है। अगर हम हमारे गाँव को छोड़कर चले जाएंगे तो हम लोग मरने के समान है। यह हमारी जमीन है, हमारा गाँव है, हम लोगों को हमारे हक के लिए लड़ना होगा। इस तरह से मणिवासन बाकी गाँव वालों को मोटिवेशन देते रहता है। इसी बातों ही बातों में अचानक से उस गांव का क्लाइमेट चेंज होने लगता है। मतलब तेज हवाएं चलते हुए काले बादल छाकर जबरदस्त तरीके से बारिश भी होने लगती है। अब इस बारिश को देखकर वो जो बूढ़ा बंदा होता है ना, वो बहुत खुश होने लगता है कि हे भगवान, फाइनली तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। वो एडी वाले फटाफट से उस गड्ढे को कवर करने लगते हैं ताकि उस गड्ढे में पानी भर न जाए। लेकिन जोरदार बारिश होने की वजह से सुबह होने तक वो सारा गड्ढा पानी से भर जाता है। वो राघवन और उसकी बॉस यहाँ पर आकर इस चीज को देखकर शॉक में रह जाते हैं। सोचने लगते हैं कि हमने तो रात को इस गड्ढे को कवर करके गए थे, फिर भी इतना सारा पानी कैसे भर गया। जो भी हो, एडी वाले मोटर के जरिए से उस पानी को बाहर निकालने लगते हैं। सारा पानी निकलने के बाद इनको एक बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उस गड्ढे में उस डायनासोर की हड्डियां मौजूद नहीं होती। वहाँ की वो मैडम अपनी टीम से यही बात पूछने लगती है कि रातों रात हड्डियां कैसे गायब हो सकती है। ये सुनने के बाद मणिवासन हल्के से मजाक उड़ाने लगते हैं, क्या
आपकी हड्डियां मिस हो गई? ऐसे कैसे मिस हो गई? लगता है बारिश के पानी से पिघल गए होंगे। वो येडी वाली मैडम यही समझने लगती है कि शायद इन्हीं गाँव वालों ने उन हड्डियों को छुपाया होगा। एक्चुअली हुआ भी ऐसा ही होता है। रातों रात मणिवासन और कुछ गाँव वाले उन हड्डियों को निकालकर कहीं पर छुपा चुके होते हैं। वो येडी वाली मैडम कलेक्टर को कॉल करके यही सारी बात बताने लगती है। वो कलेक्टर भी शॉक में रह जाता है। क्या वहाँ पर हड्डियां मौजूद नहीं? कल मिनिस्टर साहब वहाँ पर आने वाले हैं। अगर वहाँ पर हड्डियां नहीं होंगी तो हमारी तो जॉब गई। किसी भी तरह से मिनिस्टर आने से पहले उन हड्डियों को फाइंड आउट करना होगा। इस तरह से वो कलेक्टर पुलिस वालों को दोबारा उसी गांव पर भेजने लगता है। पुलिस वाले इस गांव पर आकर सारे गांव वालों को गिरफ्तार करने लगते हैं। सारे लोगों को मतलब सारे लोगों को, औरतें, नौजवान, बूढ़े लोग, इन सारे लोगों को किसी जगह पर लाकर बहुत मारते पीटते हुए यही बात पूछते रहते हैं कि बताओ तुम लोगों ने उन सारी हड्डियों को कहां पर छुपा के रखा। इतना मार खाने के बावजूद भी ये लोग यही कहने लगते हैं कि हमको उन हड्डियों के बारे में नहीं पता, शायद बारिश के पानी की वजह से पिघल गए होंगे, आप वहीं पर जाकर खुदाई कर लो। पुलिस वाले इन गांव वालों को बहुत टॉर्चर करते रहते हैं, लेकिन इतना मार खाने के बावजूद भी मणिवासन कुछ भी नहीं कहता। खैर दूसरे दिन मिनिस्टर मणिवासन के गांव पर आकर उस गड्ढे को देखकर ये भी शौक में रह जाता है। कलेक्टर से पूछने पर कलेक्टर जो हुआ वो बताने लगता है। वो मिनिस्टर फटाफट से इन गांव वालों के पास आकर यही बात कहने लगता है कि पुलिस का कहना है कि तुम लोगों ने ही उन हड्डियों को छुपाया। अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम लोगों ने बहुत बड़ा क्राइम किया। ये सिर्फ स्टेट नहीं बल्कि सेंट्रल का मामला है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो हड्डियां आप लोगों ने कहाँ पर छुपाया बता दीजिए। मणिवासन ने ऑलरेडी पेपर में कुछ पॉइंट्स लिख चुका होता है। वो पेपर इस मिनिस्टर को देने लगता है। इसमें यही लिखा होता है कि सर हमने हमारे गांव की प्रॉब्लम को काफी सारी बार कलेक्टर के पास जाकर बताया, लेकिन कोई भी हमारे गांव की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। जब हम लोग हमारे खुद के पैसों से वहाँ पर कुआं खुदवाने लगे तो वहाँ पर डायनासोर की हड्डियां दिखी। ईडी वाले और कलेक्टर साहब फटाफट से हमारे गांव पर आकर उस प्लेस को अपने कब्जे में ले लिया। सालों की हड्डियों को ही आप लोग इतनी वैल्यू दे रहे हो, क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं? डायनासोर की हड्डियां मिलने पर सरकार खुद हमारे गाँव पर आई। जब हमने खुद सरकार के पास जाकर रिक्वेस्ट किया तो एक भी बंदा हमारे गांव पर नहीं आया। क्या सरकार है आप लोगों की? मरे हुए जानवर की वैल्यू है, जिंदा लोगों की नहीं। इसीलिए हमने ही उस डायनासोर की हड्डियों को छुपा दिया। अगर आप हमारी डिमांड्स पूरी करोगे तो हम लोग आपको वो हड्डियां दे देंगे। मिनिस्टर पूछने लगता है ठीक है आपकी डिमांड्स क्या है? मणिवासन कहने लगता है कि पहले तो हमारे गाँव में पानी की समस्या है, उस पानी की समस्या को दूर करिए और इसी तरह हमारे गांव में ही ये हड्डियां पाई गई, इसीलिए हमारे गांव में ही एक म्यूजियम बनवाना चाहिए, हमारा गांव का नाम रोशन होगा। तो वो मिनिस्टर भी गांव वाले की डिमांड्स को पूरी करते हुए पेपर में साइन भी कर देता है। इसके कुछ दिनों के बाद हम ये देखते हैं कि मणिवासन के गांव पर पानी की एक बहुत बड़ी टंकी लगी है। अब पानी की समस्या दूर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से मणिवासन की शादी भी हो चुकी होती है। मणिवासन पहला पानी लेकर अपने गांव के मंदिर के पास जाने लगता है पूजा वगैरह करने के लिए। तभी उसी टंकी के पास मणिवासन उस बूढ़े बंदे को देखता है जो हमेशा प्रार्थना किया करता था। समझने लगता है कि इस पानी के हकदार तो पहले यही बूढ़ा बंदा है। इस तरह से वो पानी इस बूढ़े बंदे के ऊपर डालने लगता है। अब उस मिनिस्टर ने जिस तरह से इन गांव वालों से वादा किया था तो मिनिस्टर उसी तरह से इनके गांव में वही म्यूजियम बनवाता है। गांव वाले इन हड्डियों के पास ही एक छोटा सा मंदिर बनवाते हैं। इनका यही मानना होता है कि इन्हीं हड्डियों की वजह से इनकी गाँव की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इस तरह से गाँव वाले उस डायनासोर की एक छोटे से शेल की पूजा वगैरह करते रहते हैं। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।